नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम। ये काफ़ी मोटी किताब है, तो हमने इसके कुछ खास आइडियाज़ निकाले हैं। जी। और देखिए, मकसद बड़ा साफ है। रॉबिन्स ने दुनिया के 50 से ज़्यादा टॉप फाइनेंशियल लोगों से बात की और उससे एक 7 स्टेप वाला, आप कह सकते हैं, एक खाका तैयार किया। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस खाके को समझें और देखें कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये आज़ादी, इसका रास्ता कैसा दिखता है, कम से कम रॉबिन्स की नज़र से। और रॉबिन्स का जो निचोड़ है वो बहुत सीधा है। या तो आप पैसे के खेल को कंट्रोल करते हैं या फिर पैसा आपको कंट्रोल करता है। सही। बात सिर्फ कमाने की नहीं है, बल्कि बचाने की, निवेश करने की और सबसे जरूरी पैसे को लेकर अपनी जो सोच है उसको सही करने की है। ये एक पूरा माइंडसेट है। हाँ, ये माइंडसेट वाली बात शायद सबसे अहम है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं, पैसे की साइकोलॉजी। रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग वो पैसे से डरते हैं, उसको एक दुश्मन जैसा देखते हैं। ये डर आता कहाँ से है और इसे बदलें कैसे? देखिए, ये डरना अक्सर हमारी जो परवरिश होती है, समाज में जो कहानियां चलती हैं या गलतफहमियां हैं, उनसे आता है। अच्छा। तो पहला कदम है इसे पहचानना और पैसे के साथ अपना रिश्ता सुधारना। मतलब उसे दुश्मन नहीं, एक टूल समझें। एक साधन। हाँ, एक साधन जो हमें अपने लक्ष्य पाने में मदद करे। और एक बुनियादी बात समझनी होगी कि पैसा वो सीधे सीधे खुशी नहीं खरीद सकता। हाँ, ये तो है। हाँ, लेकिन वो हमें वक्त देता है और अपनी मर्जी से चुनने की आजादी देता है, और शायद वही असली दौलत है। और इसी सोच से जुड़ी एक और बात जो किताब में है कि आप सिर्फ कंज्यूमर मत बनिए, मालिक बनिए, ओनर। सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सिर्फ एप्पल का फोन ना खरीदकर एप्पल के शेयर खरीदना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है सोच में। जब आप सिर्फ चीजें खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो पैसा आपकी जेब से जा रहा है। लेकिन जब आप उन कंपनियों में हिस्सेदार बनते हैं, जैसे शेयर खरीदकर, तो आप मालिक बन गए। अब वो कंपनी आपके लिए पैसा कमा रही है, आपका पैसा वो अब आपके लिए काम कर रहा है। ये तो वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है। अच्छा, अब जरा उन अंदरूनी नियमों पर आते हैं। छुपे हुए शुल्क, हिडन फीस, इनका जिक्र है। क्या ये सच में इतने बड़े विलन हैं? हाँ, कई बार तो जितने लगते हैं उससे भी बड़े। सोचिए, कोई म्यूचुअल फंड है या निवेश योजना है, उस पर 1% या 2% सालाना फीस। सुनने में क्या लगता है? बहुत कम। हाँ, लगता तो बहुत मामूली है। पर ये फीस कंपाउंडिंग का असर डालती है। मतलब हर साल आपके मुनाफे को कम करती है और फिर अगले साल का मुनाफा उस कम हुए बेस पर बनता है। तो ये धीरे धीरे आपकी वेल्थ को कम करती जाती है। बिल्कुल। लंबे समय में, 20-30 साल में, ये छोटा सा दिखने वाला पर्सन आपके लाखों रुपए कम कर सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके निवेश पर कुल फीस कितनी है, मैनेजमेंट फीस, एक्सपेंस रेशियो, सब कुछ। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है यहाँ। और इसी ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है सलाहकार चुनने का मुद्दा। ये फिड्यूशरी वाली बात, ये क्या बला है और इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये समझना शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। फाइनेंशियल एडवाइजर मोटे तौर पर 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है फिड्यूशरी। वो कानूनी तौर पर आपकी भलाई को, आपके बेस्ट इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखने के लिए बाध्य है। उसे वही सलाह देनी होगी जो आपके लिए बेस्ट है, चाहे उसे उसमें कमीशन कम मिले। अच्छा, और दूसरा कौन होता है? दूसरा हो सकता है ब्रोकर या एजेंट। वो भी सलाह दे सकता है, लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी शायद अपनी कंपनी या अपने कमीशन की तरफ हो। मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट बेच सकता है जिसमें उसका फायदा ज्यादा हो। बिल्कुल, हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट ना हो। इसलिए किसी भी सलाहकार से सीधे पूछना चाहिए, क्या आप एक फिड्यूशरी के तौर पर काम कर रहे हैं? ये एक सवाल आपके हितों की रक्षा कर सकता है। समझ गई। तो ठीक है, माइंडसेट और नियम, ये बेसिक्स हो गए। अब आते हैं उस 7 स्टेप ब्लूप्रिंट पर जिसका वादा रॉबिन्स करते हैं। पहला कदम, अपने फाइनेंशियल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना। सुनने में बड़ा भारी लग रहा है। क्या है ये निर्णय? ये निर्णय है बचत को ऑटोमेटिक बनाना, स्वचालित। अच्छा। इसका मतलब है ये तय करना कि आप अपनी कमाई का कितना परसेंट, रॉबिन्स कम से कम 10-15% कहते हैं, पर जितना ज्यादा उतना अच्छा, हर महीने पैसा हाथ में आने से पहले ही अलग रख देंगे। ओके। और सिर्फ अलग नहीं रखेंगे, उसे सीधे एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे ताकि वो पहले दिन से काम करना शुरू कर दे। ये विल पावर का खेल नहीं होना चाहिए, सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। यानी पहले खुद को पे करो वाला प्रिंसिपल, पर ऑटो पायलट पर। और इसी से जुड़ा वो सेव मोर टुमारो का आइडिया भी है। हाँ, ये रिचर्ड थैलर का आइडिया है, नोबेल प्राइज विनर है वो। रॉबिन्स ने इसे खूब पॉपुलर किया। फंडा बड़ा सिंपल और साइकोलॉजिकल है। जब भी आपकी सैलरी बढ़े या बोनस मिले, तो उस बढ़ी हुई रकम का एक तय हिस्सा अपने आप आपकी बचत और निवेश में चला जाए।
क्योंकि वो पैसा आपने पहले कभी खर्च ही नहीं किया तो उसकी कमी महसूस नहीं होती। सही बात है। तो बिना तकलीफ के धीरे धीरे आपकी सेविंग रेट बढ़ जाती है। और यहीं पे वो मैजिक वर्ड आता है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। जितनी जल्दी ये ऑटोमेटिक बचत शुरू हो उतना ही ये जादू तेजी से काम करता है ना। बिल्कुल। कंपाउंडिंग मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा। ये शुरू में धीमा लगता है, पर जैसे तैसे समय बीतता है इसकी रफ्तार एक्सपोनेंशियल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं, टाइम है। 20 साल की उम्र में शुरू की गई छोटी सी बचत भी 40 की उम्र में शुरू की गई बड़ी बचत से ज्यादा बड़ी रकम बन सकती है, सिर्फ इस कंपाउंडिंग के असर से। ठीक है, तो पहला कदम बचत ऑटोमेट करें। अब स्टेप 2, अंदरूनी बने और खेल के नियमों को जाने। यहाँ फिर से फीस की बात है या कुछ और भी है? जी हाँ, फीस तो है ही, जैसा हमने बात की, पर यहाँ मतलब थोड़ा और गहरा है। इसका मतलब है फाइनेंशियल दुनिया की भाषा समझना, उसके तौर तरीके समझना। अच्छा। जानना कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, इंडेक्स फंड क्या हैं, शेयर बाजार के बेसिक्स क्या हैं। ये समझना कि कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी-कभी मुश्किल भाषा और मार्केटिंग का इस्तेमाल करके निवेशकों को गलत प्रोडक्ट बेच देते हैं। रॉबिन जोर देते हैं कि अज्ञानता महंगी पड़ती है, नॉलेज ही आपका डिफेंस है। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ लग रहा है और क्यों। ये तो बिल्कुल सही बात है, बिना समझे तो कुछ भी करना खतरनाक है। अच्छा, अब स्टेप 3, खेल को जीतने लायक बनाएं, अपने सपनों की कीमत जानें। मुझे ये बात अच्छी लगी कि सिर्फ ये कहना कि मुझे और पैसा चाहिए काफी नहीं है। एकदम, क्योंकि और की कोई लिमिट नहीं होती। जब टारगेट ही क्लियर ना हो तो आप पहुंचेंगे कैसे? रॉबिन्स कहते हैं आपको बिल्कुल ठीक-ठीक पता होना चाहिए कि आपको अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। इसके लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 लेवल बताते हैं। पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब आपकी पैसिव इनकम यानी निवेश से कमाई आपके बेसिक जरूरी खर्चे कवर कर ले, रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, बीमा। ओके। दूसरा, फाइनेंशियल वाइटैलिटी, ये बेसिक खर्चों के साथ साथ आपकी आधी लाइफस्टाइल जरूरतें भी कवर करे, जैसे बाहर खाना, कपड़े वगैरह। तीसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपकी पैसिव इनकम आपकी मौजूदा लाइफस्टाइल के सारे खर्चे कवर कर ले, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, मर्जी है। अच्छा, ये तीसरा लेवल ही असली आजादी लगता है। हाँ, काफी हद तक। फिर चौथा है फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस, इसमें मौजूदा खर्चों के साथ कुछ बड़ी लग्जरी या बड़े दान के लिए भी पैसा हो। और पांचवा, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब पैसे की चिंता किए बिना कुछ भी करने की आजादी। तो पॉइंट ये है कि पहले कैलकुलेट करो कि किस लेवल तक पहुंचना है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। हाँ, और ये नंबर उतना बड़ा नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, खासकर पहले 3 लेवल्स के लिए। जब आपके पास एक कॉन्क्रीट नंबर होता है कि मुझे X रुपए सालाना पैसिव इनकम चाहिए, तब आप एक रियल प्लान बना सकते हैं। ये गोल को धुंधला नहीं, क्लियर और अचीवेबल बनाता है। ठीक है, गोल सेट हो गया। अब आता है स्टेप 4, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेना। यहाँ रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग गलत चीज पर फोकस करते हैं। हाँ, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अगला मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा होगा या बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। यही सोचते हैं सब। लेकिन रॉबिन्स और उनके इंटरव्यू किए गए कई दिग्गज जैसे रे डालियो, वो कहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट की सफलता का 90% से ज्यादा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी संपत्ति को अलग-अलग एसेट क्लास में कैसे बांटा है। एसेट एलोकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, यानी कितना पैसा इक्विटी में, कितना बॉन्ड में, कितना रियल एस्टेट में, कितना गोल्ड जैसी कमोडिटी में। ये फैसला सबसे जरूरी है। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा जरूरी है कि कितना और किस तरह की संपत्ति में करना है। एग्जैक्टली। कौन सा खास शेयर या फंड चुना, उसका असर सिर्फ 10% या उससे भी कम होता है। सही एसेट एलोकेशन आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है और लॉन्ग टर्म में स्थिर रिटर्न देता है। यहीं पर वो रे डालियो की ऑल वेदर स्ट्रैटेजी आती है। हाँ, ये ऑल वेदर यानी हर मौसम वाली स्ट्रैटेजी, ये क्या है? सुनने में तो बड़े काम की चीज लगती है। है भी। रे डालियो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स में से एक चलाते हैं। उनका मकसद था एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो इकोनॉमी के किसी भी मौसम में, चाहे ग्रोथ हो, रिसेशन हो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो या घट रहा हो, अच्छा परफॉर्म करे या कम से कम सेफ रहे। अच्छा। ये डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत सोचा समझा तरीका है। अलग अलग एसेट क्लास को ऐसे मिलाना कि जब एक नीचे जाए तो दूसरा संभाल ले। लक्ष्य है कम रिस्क के साथ ठीक ठाक रिटर्न, चाहे मार्केट कैसा भी हो। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्या आम निवेशक इसे कर सकता है? रॉबिन्स किताब में इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन देते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। उसमें बॉन्ड, इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटी का एक मिक्स होता है। मेन प्रिंसिपल वही है, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। समझ गई। अब स्टेप 5,
जीवन भर की आय योजना बनाना, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। रिटायरमेंट के बाद पैसे खत्म होने का डर तो सबको लगता है, ये उससे कैसे बचाता है? इसका गोल है एक ऐसी इनकम स्ट्रीम बनाना जो कभी खत्म ना हो, चाहे आप 100 साल जिएं। बुढ़ापे में जब कमाई बंद हो जाती है तो एक गारंटीड इनकम सोर्स चाहिए होता है जो मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड ना हो। रॉबिन्स यहाँ कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स की बात करते हैं जो ये गारंटी दे सकते हैं, जैसे कुछ खास तरह की एन्युइटीज। एन्युइटीज? अच्छा, ये क्या होती हैं? एन्युइटी मूल रूप से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप उन्हें एक मुश्त या किश्तों में पैसा देते हैं और बदले में वो कंपनी आपको जिंदगी भर या एक फिक्स लंबे समय तक रेगुलर इनकम जैसे पेंशन देने का वादा करती है। ओह, ये रिटायरमेंट प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है, खासकर उनके लिए जिन्हें बिल्कुल गारंटी चाहिए। हालांकि इनकी भी अपनी फीस और शर्तें होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। नेट है। इंटरेस्टिंग। अब स्टेप 6, टॉप 0.001% की तरह इन्वेस्ट करना। ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ अरबपतियों के लिए है। क्या इसमें आम निवेशक के लिए भी कुछ है? देखिए, सीधे सीधे उनकी तरह इन्वेस्ट करना शायद मुमकिन ना हो, पर उनकी सोच से सीखना बिल्कुल मुमकिन है। यहाँ मेन आइडिया है असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड वाले मौके ढूंढना। असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड, ये क्या होता है? इसका मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढना जहां अगर आप गलत निकलें तो नुकसान लिमिटेड हो, मान लीजिए 1 गुना, लेकिन अगर आप सही निकलें तो प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। अच्छा। ये गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि सोची समझी स्ट्रेटजी है। इसमें अक्सर नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स या ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना शामिल होता है जो किसी पुरानी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने का पोटेंशियल रखती हैं, जैसे एआई, क्लीन एनर्जी, बायोटेक वगैरह। वॉरेन बफे का वो नियम याद है? रूल 1, नेवर लूज मनी। रूल 2, नेवर फॉरगेट रूल 1। ये मानसिकता भी इसी से जुड़ती है कि बड़े नुकसान से बचना है। तो रिस्क तो है, लेकिन रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि वो रिस्क लेना वर्थ है अगर होमवर्क ठीक से किया हो। और शायद यहीं कार्ल इकान जैसे एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स का जिक्र भी फिट होता है। वो भी तो बड़े दाव खेलते हैं। हाँ, इकान जैसे लोग क्या करते हैं, वो कमजोर कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं और फिर मैनेजमेंट बदलकर या स्ट्रैटेजी सुधारकर उस कंपनी की वैल्यू बढ़ाते हैं। ये आम निवेशक के लिए नहीं है, पर ये उस माइंडसेट को दिखाता है कि आप सिर्फ मार्केट के भरोसे नहीं बैठ सकते, आप एक्टिवली वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये सब बड़ी छलांग वाले मौके ढूंढने का हिस्सा है, पर बहुत सावधानी से। और जैक बोगल की सलाह कहाँ फिट होती है? वो तो इसकी बिल्कुल उलट कहते थे, सस्ते इंडेक्स फंड में डालो और भूल जाओ। बिल्कुल। और रॉबिन्स बोगल की इस सलाह को आम निवेशक के लिए सोने जैसा मानते हैं, खासकर एसेट एलोकेशन वाले स्टेप 4 और फीस कम रखने वाले स्टेप 2 के लिए। बोगल का तर्क सिंपल था, ज्यादातर महंगे एक्टिव फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में मार्केट के एवरेज इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, तो क्यों ना सीधे सीधे पूरे मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दिया जाए एक सस्ते इंडेक्स फंड से। सही। यह आपको लगभग मार्केट जितना रिटर्न देता है, बहुत कम कॉस्ट पर। ये उस टॉप 0.001% वाली स्ट्रेटेजी का अपोजिट है, पर शायद 99% लोगों के लिए ज्यादा सेफ और प्रैक्टिकल रास्ता है। रॉबिन्स दोनों रास्ते बताते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग स्ट्रैटेजीज। और अब आखिरी कदम स्टेप 7, इसे करें, इसका आनंद लें, इसे साझा करें। डू इट, एंजॉय इट, शेयर इट। ये सिर्फ पैसे से आगे की बात लग रही है। यकीनन ये स्टेप याद दिलाता है कि पैसा कमाना और बचाना ये अपने आप में एंड गोल नहीं है। ये एक साधन है एक बेहतर, एक भरपूर जिंदगी जीने का। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मकसद है कि आप वो काम कर सकें जो आपको पसंद है, अपने रिश्तों को टाइम दे सकें, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें और दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। रॉबिन्स कंट्रीब्यूशन की पावर पर बहुत जोर देते हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब दान देना? हाँ, दान देना उसका एक हिस्सा है। रॉबिन्स कहते हैं कि जब आप देते हैं, चाहे वो आपका टाइम हो, स्किल हो या पैसा, तो आप खुद को ज्यादा केपेबल और रिच महसूस करते हैं। अच्छा। ये कमी की सोच को अबंडेंस यानी प्रचुरता की सोच में बदलता है। वो सलाह देते हैं कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 1%, नियमित रूप से दान करने की आदत डालें, ताकि ये माइंडसेट बना रहे कि आपके पास देने के लिए काफी है। और आखिर में जो हासिल किया है उसे एंजॉय करना भी जरूरी है। ये पूरी जर्नी को एक ह्यूमन टच देता है।
तो इन सब स्ट्रैटेजीज और स्टेप्स के पीछे जो सबसे बड़ा धागा है वो शायद माइंडसेट का ही है। रॉबिन्स का वो 80-20 रूल कि सक्सेस 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% मैकेनिक्स, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? मुझे नहीं लगता ये ज्यादा है। आप दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जान सकते हैं, एसेट एलोकेशन समझ सकते हैं, फीस बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में पैसे को लेकर डर बैठा है, अगर आप मानते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, या अगर आप मार्केट के जरा से उतार चढ़ाव से घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं, तो सारी टेक्निक बेकार है। आपकी जो अंदरूनी कहानी है, आपके बिलीव्स, आपकी भावनाएं, वही आपके एक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो जब रॉबिन्स कहते हैं अपनी कहानी बदलें, चेंज योर स्टोरी, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? कोई अपनी सालों पुरानी सोच कैसे बदल सकता है? इसका मतलब है अपने मन में जो बातें चलती हैं उनके प्रति अवेयर होना। अगर आप अक्सर खुद से कहते हैं मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, या अमीर बनना तो किस्मत की बात है, तो आप अनजाने में इसी रियलिटी को मजबूत कर रहे हैं। इसे बदलने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मतलब मन में सफलता की तस्वीर देखना। रॉबिन्स यहाँ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कुछ सिद्धांत यूज करते हैं। ये समझने का विज्ञान कि हमारी भाषा और सोच हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। अच्छा। छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना, ये सब धीरे धीरे आपकी अंदरूनी कहानी बदल सकते हैं। और इसमें ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता और अबंडेंस यानी प्रचुरता का क्या रोल है? क्या ये सिर्फ अच्छा फील करने के लिए है या इसका कोई ठोस असर होता है? रॉबिन्स इसे प्राइमिंग कहते हैं। अपने दिमाग को दिन की शुरुआत में ही सही मोड में सेट करना। हर सुबह कुछ पल निकालकर उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो आपके पास पहले से हैं, सेहत, रिश्ते, छोटी छोटी चीजें। उनका मानना है कि जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपका फोकस क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ जाता है। सही। ये दिमाग को डर और कमी की स्टेट से निकालकर पॉसिबिलिटी और अबंडेंस की स्टेट में लाता है। और जब आप अबंडेंट महसूस करते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से फैसले लेते हैं और मौकों को बेहतर देख पाते हैं। देने की आदत भी इसी माइंडसेट को मजबूत करती है। तो कुल मिलाकर मनी मास्टर द गेम सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम के जरिए एक ज्यादा मीनिंगफुल और भरपूर जीवन जीने का एक पूरा खाका है, जिसमें माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और इंसानियत तीनों शामिल हैं। बिल्कुल सही। ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है कि आप सिर्फ देखते ना रहें, जानकारी लें, डर को साइड करें और पहला कदम उठाएं। नॉलेज जरूरी है, पर असली पावर उस नॉलेज को एक्शन में बदलने से आती है। पैसे के इस खेल से डरने के बजाय इसके नियम सीखकर इसके मास्टर बने। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर टोनी रॉबिन्स सही है और फाइनेंशियल सक्सेस वाकई 80% साइकोलॉजी पर निर्भर करती है, तो आज या इस हफ्ते अपनी सोच या आदत में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो पैसे को लेकर अपनी कहानी को थोड़ा बेहतर बनाने की शुरुआत कर सके?